हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। और आ गई आपकी हिंदी की टीचर रूपाली मैम। तो रूपाली मैम आज क्या लेकर आई है? देखिए, हम अभी तक अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, गंगा बुक का 5th चैप्टर, यात्रा वृत्तांत था आखिरी चट्टान तक। ठीक है, कन्याकुमारी की यात्रा अपन करके चले आए। ठीक, अब कन्याकुमारी की यात्रा तो कर ली, लेकिन अगर मान लो एग्जाम में आ गया तो हमें उस चीज़ को रिवीजन भी करना पड़ेगा। भाई, हमने आपको डिटेल में तो चैप्टर समझा दिया, लेकिन रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने रिवीजन नहीं किया तो ये 100% मान के आप चलो कि वो चीज़ें हमसे कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो उसको रिवाइज कर लो, फिर एग्जाम्स के दौरान भी एक बार रिवीजन कर लो, तो वो चीज़ें आपकी पूरी फुल प्रूफ हो जाती हैं कि नहीं, अब हमने काम कर लिया। तो हमने इसके लिए आपके लिए जो लेकर आते हैं वो है आपका 1 शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, जिसमें हम पूरा चैप्टर शॉर्ट में समझेंगे, थोड़ा सा, उतना डिटेल में नहीं जितना हमने अपना डिटेल एक्सप्लेनेशन में समझा था, तो थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। जो मेन चीज़ें वो सारी हम आपको समझा देंगे। फिर उसके बाद जो हम करेंगे वो हमारा क्या रहेगा, वो हमें उसके कुछ क्वेश्चंस, यानी कि पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा चैप्टर है वो हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और ये रिवीजन आप देखिए, आप बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वही सोचते हैं कि चलो 1 शॉर्ट रिवीजन देख लिया और हमारा काम खत्म हो गया। आप पहले पूरा चैप्टर पढ़ते नहीं हो, और फिर एंड में क्या होता है ना कि जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो अब चूंकि हमने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा नहीं था, तो उसका खामियाजा क्वेश्चंस के आंसर लिखते समय हमें देना पड़ता है, क्योंकि हमें चैप्टर पूरी तरीके से तो पढ़ा नहीं, हमने तो खाली मेन चीज़ें 1 शॉट देखकर पढ़ लिया। इसलिए ये गलती मत करना, एक बार पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना कि चैप्टर में क्या दिया गया है आपको, फिर उसके बाद 1 शॉट पढ़ो, बहुत अच्छा है। मगर एक ही बार में सिर्फ 1 शॉट पढ़ लो, ये काम नहीं करना, पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन देन 1 शॉट। ठीक है, तो चलिए देखिए, कक्षा 9वीं की हमारी हिंदी की बुक है गंगा, चैप्टर नंबर 5 है आखिरी चट्टान तक। इसका हम कर रहे हैं 1 शॉट रिवीजन। तो अभी तक इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या दिया गया है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का रोचक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखक कन्याकुमारी की यात्रा के अपने अनुभवों, प्राकृतिक सौंदर्य और मन की गहरी भावनाओं को सजीव ढंग से प्रस्तुत करें। यानी कि उन्होंने क्या क्या चीजें देखी प्रकृति से संबंधित, जिनमें उन्होंने सूर्यास्त के लिए तो कितनी ही मेहनत करी, साथ ही साथ उन्होंने विवेकानंद चट्टान देखी। तो ये सब देखकर उन्होंने क्या अनुभव किया, इस चीज को उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, कन्याकुमारी पहुंचकर लेखक केप होटल के आगे बने बाथ टैंक की बाईं ओर समुद्र में उभरी स्याह चट्टान में से एक पर खड़े होकर भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देर तक देखते रहे। यानी कि उनके होटल, केप होटल के बाहर ही एक थोड़ी सी ऊंची चट्टान थी, वो वहां पे खड़े हो गए और वहां से वो आखिरी चट्टान यानी कि विवेकानंद रॉक देख रहे थे वो। ठीक है, पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी मंदिर की लाल सफेद लकीरें चमक रही थी। ठीक है, कन्याकुमारी की अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल व चट्टान जहां स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, हर तरफ से पानी की मार सहती हुई समाधिस्थ सी लग रही थी। यानी कि वो जो विवेकानंद चट्टान थी वो 3 महासागरों के थपेड़ों को झेल रही थी, मगर आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़ी थी। एक तरफ से हिंद महासागर, एक तरफ से अरब सागर, एक तरफ से बंगाल खाड़ी, इन तीनों सागरों की जो लहरें, जो थपेड़े थे, वो चट्टान बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हुए झेल रही थी। अगला है, हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें स्याह चट्टानों से टकरा रही थी। बल खाती लहरें नुकीली चट्टानों से कटती हुई ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बना रही थी। अब क्या होता है ना, लहरों से बहुत सारी चट्टानें नुकीली हो जाती हैं, तो कुछ चट्टानें जो नुकीली थी वो कैसे से ऐसे लहरें उड़ रही थी, और जब उड़ रही थी तो नुकीली चट्टानों से टकरा रही थी, तो वो और ज्यादा तेजी से बिखर रही थी और छोटी बूंदों में बिखर रही थी। तो जैसे लग रहा था कि वो सफेद बूंदें जो है एक नेट का रूप ले रही हैं, एक जाली सी बन रही है। लेखक पूरी चेतना से महसूस करते हैं शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति, तीनों ओर क्षितिज तक पानी ही पानी, फिर भी हिंद महासागर का क्षितिज सबसे दूर और गहरा लगता है। वे क्षण भर अपना अस्तित्व भूल जाते हैं और दृश्य का हिस्सा बनकर खड़े रह जाते हैं। अब वो जिस चट्टान पे खड़े होकर विवेकानंद रॉक देख रहे थे, उसके चारों तरफ अब वो खाली पानी ही पानी देख रहे थे, यानी कि 3 महासागर, और इन महासागरों की शक्ति को वो महसूस कर रहे थे। और इस दृश्य में वो जैसे लगता है अपने आप को थोड़ी देर के लिए भूल चुके थे, यानी कि विस्मित हो चुके थे, उनको ये महसूस हो रहा था।
जब होश आता है तो उनकी चट्टान बढ़ते पानी में घिर चुकी थी और वे कूद कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं और फिर किनारे पर आ जाते हैं। मतलब वो उस दृश्य में इतना खो गए कि वो जिस चट्टान पे खड़े थे उस पे हाई टाइड का असर होने लगा, यानी कि वो चट्टान धीरे धीरे डूबने लगी। तो जैसे तैसे उन्होंने उस चट्टान से कूद कर किनारे पर आए और फिर उन्होंने अपनी जान बचाई। ठीक। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था। अब क्या है, अब सूर्य तो पश्चिम में डूबता है, हिंद महासागर की तरफ वो डूब रहा था। लेखक सूर्यास्त देखने सैंड हिल की ओर चलते हैं। अब सभी लोग सैंड हिल क्या है, वो थोड़ा सा ऊंची जगह थी, वहां से सूर्यास्त बहुत अच्छे से दिखाई देता। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई उधर चलते हैं, वहां चलते हैं। वो सैंड हिल गए। वहां कई यात्री, नवयुवक युवतियां और गांधी टोपी वाले लोग कॉफी पीते हुए सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे। एक तरीके से सैंड हिल खचाखच पर्यटकों से भरा हुआ था, क्योंकि वे सभी सूर्यास्त देखना चाहते थे। सैंड हिल रंगीन हो उठी थी, लेकिन लेखक को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। अब उनको ये लग रहा था, क्योंकि भाई मान लीजिए जैसे हम यहाँ से सूर्यास्त देखने बैठे हैं ऊंचे टीले पे, लेकिन उसके आगे एक और टीला है, तो जो सूर्यास्त का जो पूरा सीन है वो हमें कहीं ना कहीं बीच में एक टीला बाधित हो रहा है, उसके कारण उस दृश्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो वो लेखक को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि उस दृश्य में कहीं ना कहीं एक बाधा उत्पन्न हो रही थी। एक एक करके कई, अब यहाँ पर क्या हुआ नहीं दिया, वे आगे रेत के टीले की ओर बढ़ जाते, एक एक करके कई टीले पार करते हैं। टांगे थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। अंत में एक टीले पर पहुंचकर उन्हें खुला पश्चिमी क्षितिज दिखाई देता है। वे संतुष्ट होकर टीले पर बैठ जाते हैं, ऐसा जैसे उन्होंने संसार की सबसे ऊंची चोटी सर कर ली हो। अब सैंड हिल से उन्होंने देखा कि आगे एक टीला है जो उनके दृष्टि में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो उन्होंने कहा चलो मैं उस टीले पे चलता हूँ। वो उस टीले पे गए तो उन्होंने कहा फिर से एक टीला है। तो इस तरीके से करते करते वो कई टीले पार करते हुए एक ऐसे टीले पर पहुंच गए जिसके आगे कोई टीला था ही नहीं। उस टीले पर पहुंचे, आराम से बैठकर वहां पर वो सूर्य, मतलब जब वो एक टीले के बाद दूसरा टीला पार कर रहे थे वो खुद भी बहुत थक रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने हिम्मत करी और उस आखिरी टीले तक पहुंचे और जाकर उन्होंने इत्मीनान से बैठकर पूरा सूर्यास्त अकेले एंजॉय किया। और उनको वहां पहुंचने का इतना सेटिस्फेक्शन था जैसे लगता है कि उन्होंने पहली बार के एक ऐसे टीले पर विजय प्राप्त करी हो। पीछे नारियल के झुरमुट हवा में लहरा रहे थे। अब भाई तट पे नारियल के झुरमुट होते हैं, तो जो जहां जिस टीले पे बैठे थे उसके पीछे नारियल के पेड़ों का पूरा एक झुंड था जो हवा में लहरा रहा था। सूर्य पानी की सतह से छू गया, सुनहली किरणों ने पीली रेत को नया रंग दे दिया। सूर्य का गोला पानी में डूबता गया, रंग बदलते जाते, सोना, लहू, बैगनी, फिर काला। पूरा दृश्य स्याही सा अंधकार में हो गया। अब धीरे धीरे जो सूर्यास्त का दृश्य उन्होंने बताया कि सूरज जो आग का गोला था वो पानी में डूब रहा था और धीरे धीरे परिदृश्य के रंग बदल रहे थे। पहला तो वो गोल्डन हुआ, सुनहरा रंग सोने जैसा, फिर वो लाल हो गया, लाल होते होते थोड़ा और डार्क हुआ तो बैगनी कलर का हो गया और फिर पूरी तरीके से पूरा आसमान स्याह काला हो गया, स्याही सा काला हो गया। यानी कि एक तरीके से ये स्याह सा काला हो जाना ये बताता है कि सूर्यास्त पूरी तरीके से हो चुका है। अब आसमान जो है वो अंधकार में हो जाता है। अचानक लेखक को लौटने की चिंता होती है। अब भाई इतने टीले पार करके वो गए थे, तो अब सोचो इतने ही टीले पार करके उनको वापस आना था, है कि नहीं। तो उनको अब टेंशन होने लगी कि भाई जाना है, अंधेरा, जब आए थे तब तो उजाला था, अब लौटते समय तो अंधेरा हो चुका है। अंधेरा घना हो चुका था, सैंड हिल दूर दिख रही थी, क्योंकि अब सैंड हिल पे इतने लोग थे तो वहां पर लाइटिंग की प्रोविजन था, तो वो उनको दूर से दिखाई दे रहा था कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं। वे रेत के टीलों से बचकर समुद्र तट पर उतर गए। अब सोचे कि भाई एक टीला उतरो, दूसरा टीला उतरो, इससे अच्छा है उसके किनारे जो समुद्र तट है उससे पैरेलल होते हुए सीधे सीधे चल दो। तो रेत के टीले से सीधे समुद्र तट पर उतर गए। अब क्या हो गया, तट की रेत अनोखे रंगों से भरी थी। हर जगह जगह पर जो रेत थी उसका रंग बदल रहा था, काले, लाल, नीले, सुरमई आदि अनेक सम्मिश्रण थे, यानी कि बहुत सारे रंग वहां पर थे। वे रंगों को हाथ पैर से छूकर देखते, लेकिन ज्वार बढ़ रहा था। अब चूंकि हाई टाइड आ रहा था, ठीक है ना, अब हाई टाइड आ रहा था, तो जो टीले से वो नीचे उतरे थे तट पर, अब वहां पर धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। तो इन्होंने भी पहले तो तेज तेज कदम बढ़ाए और फिर उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया था।
लेकिन ज्वार बढ़ रहा था, लहरें पैर भिगोने लगी, तट सकरा होता जा रहा था। यानी कि क्या है, अब जो तट जिस पे वो चल रहे थे वो धीरे धीरे सकरा हो रहा था क्योंकि पानी बढ़ रहा था। लेखक दौड़ने लगते हैं, एक ऊंची चट्टान से टकराते हैं, बाह खरोच जाती है। मतलब चट्टान से टकराते हैं तो उनकी बाह में चोट भी आ जाती है। चट्टान पार करके वे सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं जहां लोग टहल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब पानी तो बढ़ गया, तट एक तरीके से खत्म हो गया, तो वो एक टीले पर चढ़ जाते हैं। जब टीले पर चढ़ते तो देखते हैं उसकी तरफ तो भाई पूरी चहलकदमी है और बहुत सारे लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, उस तट टीले पे चढ़ के दूसरी तरफ उतर जाते हैं और वहां लोगों से, मतलब बहुत सारे लोग थे, तो उनकी जान में जान आती है कि हाँ मैं सही जगह पर पहुंच गया। फिर आते हैं अगली सुबह वे 8 आदमियों के साथ रबड़ की छोटी नाव में विवेकानंद चट्टान, जिसे सूर्योदय चट्टान पर जाते हैं। यानी कि अब उस चट्टान से आप सूरज उदय होते हुए देख सकते हो। ठीक है, पश्चिम से उन्होंने देखा और अब उनको जो है सूर्य उदय होते हुए देखना था। वो कहाँ देखे, वो कहाँ जा रहे थे, विवेकानंद चट्टान पे। करीबन 8 लोगों के साथ रबड़ की छोटी सी नाव पर वहां पर गए। चट्टान समुद्र के बीच में है, वहां बैठकर सूर्योदय का अद्भुत दृश्य देखते हैं। वहां पर बैठकर स्थानीय नवयुवक उनसे कन्याकुमारी की बेकारी की समस्या बताते हैं। वहां के स्थानीय लोग से जब वो बात करते हैं तो वहां के जो नौजवान होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर समस्या किसकी है, बेकारी की समस्या है, ज्यादातर लोग बेकार हैं। 8000 आबादी में 500 शिक्षित युवक बेकार हैं। वे सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक बहस करते हैं, क्योंकि भाई देखिए सी साइड में आपको सी फूड्स बहुत ही सस्ता और बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो इसलिए सीपियों का गूदा वहां पर वो लोग खाते हैं। मंदिर की घंटियां बज रही हैं, भक्त पूजा कर रहे हैं, सरकारी मेहमान कॉफी पी रहे थे। लेखक बसों का टाइम टेबल दोहराते हुए वापसी की तैयारी करते हैं। अब लेखक को भाई अब वहाँ पर गए थे तो उन्हें वापस भी आना था, तो वो जो बस से उन्हें वापस आना था वो टाइम टेबल वगैरह चेक करते हैं कि भाई अब हमें वापस जाना है। इस प्रकार यात्रा वृत्तांत प्रकृति के भव्य दृश्यों, लेखक की आंतरिक अनुभूति और स्थानीय जीवन की झलक से भरा हुआ है। तो कोई भी यात्रा वृत्तांत वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों, परिदृश्यों, वहाँ के लोगों के बारे में तो बताता ही बताता है, लेकिन हमने क्या अनुभव किया ये भी बताता है। तो लेखक ने वहाँ क्या चीज़ें अनुभव करी ये चीज़ उन्होंने बताई। जब उन्होंने एक चोटी को सर करने की बात की हो तो लौटते समय जहाँ उन्हें जितना भय और डर लगा उसके बारे में भी उन्होंने बताया। ठीक है, वहाँ के लोगों से बात करते हुए वहाँ की बेकारी की समस्या पे उन्होंने चिंता भी व्यक्त करी थी। ठीक है, तो ये सारे अनुभव उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। चलिए, अब ये तो हमने आपको चैप्टर पूरा जल्दी से फटाफट समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं इनसे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अगर कुछ क्वेश्चंस आए तो आप उनका आंसर कैसे लिख सकते हो। जैसे पहला प्रश्न है, लेखक ने कन्याकुमारी के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन कैसे किया है। वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसे वो किस तरीके से बयां कर रहे हैं। देखिए क्या है, लेखक ने समुद्र की लहरें, स्याह चट्टानों, तीनों सागरों के संगम का अत्यंत चित्रात्मक और सजीव वर्णन किया। अब अत्यंत चित्रात्मक यानी कि उन्होंने अपने शब्दों से एक चित्र का वर्णन किया। यानी कि देखिए हम वहां पर मौजूद नहीं हैं, हम जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमने तो वो जगह नहीं देखी। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी हो पर मैं नहीं गई वहां पर। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं सिर्फ एक पिक्चर इमेजिन कर सकती हूँ कि ऐसा होगा। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं चित्रात्मक। शब्दों के माध्यम से हम जो भी पाठक है उसके दिमाग में एक पिक्चर, एक सीन या एक चित्र जो है वो क्रिएट कर देते हैं। इसे चित्रात्मक शैली कहते हैं। उनकी भाषा इतनी प्रभावशाली है कि पाठक स्वयं उस दृश्य को अनुभव करने लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त का दृश्य लेखक को क्यों विशेष लगा। ठीक है, देखिए सूर्यास्त के समय आकाश और समुद्र के रंग लगातार बदलते हुए अत्यंत मनोहारी लगते हैं। यह दृश्य लेखक को विस्मय और शांति से भर देता है। अब देखिए जब सूर्यास्त हो रहा था तो आसमान और सूरज, इन दोनों का जो रंग है वो बहुत तेजी से बदल रहे थे। जब सूरज डूबने को होता है तो थोड़ी देर पहले वो एकदम गोल्डन हो जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा तो एकदम लाल हो जाएगा, फिर थोड़ा सा हो जाएगा एकदम पर्पल, डार्क पर्पल कलर का हो जाता है, और जब वो डूब जाता है तो पूरा आसमान अंधकार में हो जाता है। तो इस तरह का दृश्य उन्होंने समझाया था यहाँ पर, इसीलिए ये दृश्य उन्हें बहुत खास लगता है क्योंकि उसने पूरे आसमान के रंगों को बहुत तेजी से बदला था।
लेखक को अंधेरे में लौटते समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यानी कि जब वो सूर्यास्त देखकर लौट रहे थे तो उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो वो आपको यहाँ लिखना, देखिए अंधेरा बढ़ने और ज्वार आने के कारण तट सकरा हो गया। अंधेरा बढ़ा, अब चूंकि पानी बढ़ रहा है तो तट भी सकरा हो रहा है। तो वो उनको एक टेंशन थी कि भाई अगर पानी बढ़ता जाएगा तो मैं कहाँ पे चलूंगा, फिर एक टीला चढ़ उतर के ऐसे उन्हें पार करना पड़ेगा, जिससे चलना कठिन हो गया। लेखक को दौड़कर और चट्टानों को पार करके सुरक्षित स्थान तक पहुंचना पड़ा। मतलब एक समय तो ऐसा भी आया था कि वो चट्टान के जोर से लहर के जोर से एक चट्टान पे टकरा गए थे और उनकी बाह भी खरोच गई थी, है ना। तो वो परेशानी का भी उनको सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है, विवेकानंद चट्टान पर लेखक ने क्या अनुभव किया। सूर्योदय देखने के लिए वो सुबह जो है, अगले दिन सुबह विवेकानंद चट्टान पहुंचे थे। तो वहां उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। वहां बैठकर लेखक ने समुद्र के बीच अद्भुत शांति और आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव किया। सूर्योदय का दृश्य उनके मन को गहराई से प्रभावित करता है। यानी कि देखिए, सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, सूर्योदय जहां हमारे मन को बहुत उत्तेजित करता है, एनर्जी भरता है और नई चीज़ों को सोचने और देखने समझने के लिए हमको ताकत देता है, वहीं सूर्यास्त जो है वो हमें अत्यंत शांति प्रदान करता है कि हाँ, हमने अपने जीवन में जो चीज़ें, जो मेहनत करी हैं, जो अचीवमेंट्स किए हैं, उसमें हमें कहीं ना कहीं शांति देता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त अपने अपने महत्व को बढ़ाता है। याद रखिए, अगर आप कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, सूर्योदय देखो तो आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी रहेगी। देखना, हमेशा हर काम को कर गुजरने की एक अजीब सा उत्साह और उत्तेजना रहती है। वो एनर्जी आप पूरा दिन फील कर सकते हो, ठीक है। और कभी आप सूर्यास्त देखो तो एक अजीब सी शांति पूरे दिन, आपकी लाइफ में चाहे जितनी उथल पुथल चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन सूर्यास्त आपको एक अजीब सी शांति देता है, ठीक है। तो ये जो सूर्योदय था, उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें बहुत शांति और आध्यात्मिकता अनुभव दिया था, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था जिसका हमने पूरा फुल वन शॉट आपको करा दिया। तो इसके साथ हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब हमारा जो 6th चैप्टर है वो कहीं ना कहीं समाज की एक बहुत बड़ी विसंगति की तरफ इशारा करता है। माना कि आज वो विसंगति ना के बराबर रह गई है, लेकिन जब ये चैप्टर लिखा गया हो था तो वो विसंगति अपने आप में बहुत बढ़ी थी। तो ये चैप्टर है रीढ़ की हड्डी और इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए इसकी विधा आपको बतानी है, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ ना कि हर चैप्टर की अपनी एक विधा होती है, तो अब आपको ये विधा बतानी है। अब जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 6 जब मैं लेकर आऊँगी तो उसके कमेंट बॉक्स में मुझे वो विधा आप लिख कर बताओगे कि ये विधा कौन सी है। बाकी चैप्टर एक्सप्लेन करते समय तो मैं आपको विधा बताने ही वाली हूँ, है कि नहीं। तो वो चैप्टर है रीढ़ की हड्डी, चैप्टर नंबर 6। तो विधा पता करिएगा और मुझे एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे, यानी कि अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, लेकिन उसके लिए तो थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। तब तक आप करेंगे चैनल को, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल को आप करेंगे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और साथ ही साथ ध्यान रखिए ये प्लेटफॉर्म आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। लेकिन अगर आपको तब भी नोट्स और ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए आप लिंक में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, उसके थ्रू आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।